नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का भी किया उद्घाटन। कहा, आज भारत दुनिया की तेजी से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, तीनों सेनाओं की समन्वय क्षमता का प्रमाण। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने तकनीक आधारित आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षेत्र में जारी बदलावों पर दिया जोर। बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के ब्यौरे की मांग पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। नियम के तहत आयोग सूची जारी करने के लिए बाध्य नहीं। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल से अब तक 1100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। भारत के रमेश बुधियाल ने रचा इतिहास। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे में बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की रेलगाड़ियां शामिल हैं। ये हाई स्पीड रेलगाड़ियां क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के साथ ही यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के भीतर मौजूद छात्रों के साथ बातचीत भी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर मेट्रो चरण 2 परियोजना के तहत आरवी रोड रानीगुड्डा से बोमानसंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन किया। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस येलो लाइन के खुलने से बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं, लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरवी रोड रानीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वर्गों में काम करने वाले लोगों से बातचीत की। उनका प्रत्येक स्टेशन पर शहरवासियों ने भव्य स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो सेवा सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब 24 शहरों में इसका विस्तार हो चुका है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से
टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बेंगलोर मेट्रो चरण 3 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। ये बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज जिस गति से बढ़ रहा है उसके पीछे आर्थिक स्थिति एक बड़ा कारण है। देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट 468 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था। आज ये 824 बिलियन डॉलर हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 6 बिलियन डॉलर था। अब ये भी लगभग 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग 16 बिलियन डॉलर था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत की डिजिटल यात्रा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई मिशन जैसी दूरदर्शी योजनाएं तकनीकी नवाचार को गति दे रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष मिशन विश्व स्तर पर एक प्रेरक उदाहरण बन रहा है। साथ ही भविष्य की असीम संभावनाओं को हासिल करने के लिए भारत आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहा है। विकसित भारत, न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं, इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट, हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु से 4 राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिनमें नागपुर से पुणे के बीच वंदे भारत ट्रेन शामिल है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू होना सभी के लिए खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मांग पर रेल मंत्री ने सकारात्मक निर्णय लिया और प्रधानमंत्री के हाथों इसे कार्यान्वित किया गया। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी
रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को तीनों सेनाओं के बीच सामरिक एकजुटता और समन्वय का प्रतीक बताया। उन्होंने सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में 21वें हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के प्रतिभागियों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये दृष्टिकोण साझा किया। सीडीएस ने व्यापक क्षमता निर्माण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक युद्ध से निपटने के लिए सैन्य ढांचे में हो रहे बदलावों पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा संगठन के विकास, सैन्य मामलों के विकास की उपलब्धियों, संगठनात्मक पुनर्गठन जैसे सुधारों और थिएटर कमांड के रोड मैप की जानकारी दी। उन्होंने उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सुधारों, समन्वय और अनुकूलनशीलता के महत्व पर जोर दिया। इस मौके पर सीडीएस ने स्मार्ट बाइक पब्लिक साइकिल शेयरिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा को पर्यावरण अनुकूल परिवहन और कार्बन फुटप्रिंट घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बिहार में हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा जारी करने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की एप्लीकेशन के जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर कर कहा है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक उसे ड्राफ्ट सूची में शामिल न किए गए लोगों के नाम की अलग से सूची जारी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि नियमों के मुताबिक ये ईसी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ड्राफ्ट सूची में किसी व्यक्ति विशेष नाम को ना शामिल करने के पीछे का कारण बताएं। आयोग ने बताया कि जिन लोगों के फॉर्म किसी वजह से नहीं मिले हैं उनमें बूथवार उन लोगों की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की है। आयोग ने उन तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों से मदद की मांग की है। साथ ही आयोग का कहना है कि ड्राफ्ट सूची के पब्लिकेशन के बाद इसमें शामिल न किए गए मतदाताओं की एक अपडेटेड सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है ताकि उन मतदाताओं तक पहुंच की हर संभव कोशिश की जा सके और कोई उचित मतदाता जो है, मतलब जो वाजिब मतदाता है, वो ना छूटने पाए। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं उनके पास अभी भी विकल्प है कि वो मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए डिक्लेरेशन जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने यह हलफनामा इस मामले में याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से दाखिल नई याचिका के जवाब में दाखिल किया है। एडीआर ने इस नई याचिका में मांग की है कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम की अलग से सूची जारी करे। हर एक ऐसे मतदाता को मतदाता सूची से बाहर करने का कारण का खुलासा भी करे। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी मतदाताओं को सुनवाई और अपने दस्तावेज रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। जिनका नाम सूची में शामिल नहीं हो सकेगा उनके बारे में कारण बताते हुए लिखित आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग के मुताबिक सभी वाजिब मतदाताओं का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर सख्ती दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने शनिवार को फिर दोहराया कि राहुल गांधी वोट चोरी का जो भी आरोप लगा रहे हैं अगर सही है तो उसको लेकर वो शपथ पत्र दें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने पहले भी इसी तरह से राहुल गांधी से शपथ पत्र देने या माफी मांगने के लिए कहा था। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माई क्लाइंट।
मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान को झूठ फैलाने वाले विपक्ष के नेताओं का जवाब बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के कारण और राजनीतिक निर्णय के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने कांग्रेस पर उनके शासनकाल में देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिनके शासनकाल में देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया था, वही लोग आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के सामने क्षमा मांगनी चाहिए। जोर जोर से भारतीय सेना को अपमानित करना, भारतीय वायुसेना की दक्षता को प्रश्न उठाना, स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण। जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा वायुसेना प्रमुख की उत्तर के साथ साथ वो प्रमाण ढूंढ रहे थे। हमने कहा क्या कर पाया, हमारी गिर गया। युद्ध में मैंने पहले भी कहा था, युद्ध एक तरफा नहीं होता। युद्ध में क्या खोए ये महत्व नहीं रहता है। तलवार कितने खोए, टैंक कितने खोए, विमान कितना खोए, ये विषय नहीं है। जीते कि नहीं जीते, इस बार हमने पड़ोसी को, आक्रांत को हमने करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि काल वायुसेना प्रमुख ने किया। राहुल गांधी जी को देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि विपक्ष यही चीजें बार बार उठाता है। आप शिकायत भी करते हैं और जब उसको ठीक करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है तो आप उस पर भी सवाल उठाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। हकीकत यह है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो हैं, पद हैं, उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। भाई अगर आपको कहीं पे किसी प्रक्रिया पे शिकायत था, उसकी इसी के आधार पे तो ये किया जा रहा है ना। इसमें भी कहीं पे अगर आपको लगेगा, आज इतने दिन हो गए, आपत्ति तो ये लोग एक नहीं दर्ज कराते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। राहुल जी ने भी सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब कर दिया। उसके बाद जब उसको बोला कि सत्यापित करके दिखा दो, तो सत्यापित नहीं करेंगे। जब आपको इतना विश्वास है कि भाई जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो जाइए तो एक बार शिकायत तो कीजिए। और आइए सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का।
और आइए सीधा रुख करेंगे सुधांशु त्रिवेदी की प्रतिक्रिया का। नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को तार तार करने वाले श्री राहुल गांधी जी, a perpetual youth of Indian politics who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on election commission. मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में, सिर्फ तथ्य के आधार पर पूछना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1, बिहार में 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति है कि उसके कागज नहीं सही ढंग से प्रस्तुत हुए हैं, वो चुनाव आयोग को अपना आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। आज 10 दिन हो गए। इंडी गठबंधन के कुल बूथ लेवल एजेंट 1,60,000 है। आप 62 लाख को अगर डिवाइड करिए 10 से तो 6,20,000 आता है, और 6,20,000 को 1,60,000 से डिवाइड करिए तो 4.5 के लगभग आता है। यानी केवल 4 से 5 वोटरों का वेरिफिकेशन यदि एक दिन में इंडी गठबंधन के एक बूथ लेवल एजेंट ने किया होता तो अब तक सब कुछ साफ हो गया होता। यह है झूठ की इमारत पर खड़ा हुआ मिथ्या आरोप। आप औपचारिक रूप से कोई चीज वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, न चुनाव आयोग को तकनीकी दृष्टि से जो संवैधानिक रिक्वायरमेंट है उस चीज को करने का वो नहीं कर रहे हैं, और आकर प्रचार कर रहे हैं। दूसरा बिंदु, वो बेंगलोर सेंट्रल की सीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं वो 1 लाख उनके पास आए कहां से अगर चुनाव आयोग का डाटा नहीं था तो? दूसरा, उन्होंने किसको जारी किया है वो 1 लाख लोगों की सूची? क्या मीडिया को जारी किया है? क्या जनता को जारी की सूची? क्या मीडिया को जारी किया है? क्या जनता को जारी किया है? क्या सांसदों को जारी किया है, या चुनाव आयोग को दिया है? दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? उसी बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वो विधानसभा दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ने लीड किया है, 2 विधानसभाएं चामराजपेट और शिवाजी नगर, जहां कांग्रेस को 60% से अधिक वोट मिला है, वहां पर बढ़े हुए मतदाता क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि वहां एक विशेष वर्ग की संख्या अधिक है, माइनॉरिटी डोमिनेंस है, या फिर आपको इस विषय में पता ही नहीं है? और मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? डेप्यूटी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा नहीं हो, यद्यपि आप स्वयं नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पात्र हैं, यानी आप स्वयं सरकार की दृष्टि से सरकार के एक हिस्से हैं, क्योंकि आप कई कमेटीज में भी हैं, परंतु पार्टी से कराना था तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहा है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वो कर्नाटक के हैं। शायद इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें हकीकत पता है, और या फिर राहुल गांधी जी ये साबित करना चाहते हैं कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में ही उन्हीं की पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा ये राहुल गांधी जी को पता है, या ये उनके लिए निरंतर लॉन्च होने वाली, जैसे भारत ने एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करके एक दिन में रिकॉर्ड बनाया था, पर राहुल गांधी जी के निरंतर असफल लॉन्चिंग के प्रयास में किए जाने वाली छटपटाहट का ये एक और प्रयास मात्र है। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईमानदारी से क्या इस सीट की जांच नहीं होनी चाहिए यदि बिहार में कई विधानसभा क्षेत्रों में अचानक रेजिडेंसी के लिए लाखों की संख्या में लोगों ने पिछले 5 महीने में आवेदन किया है? और मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र के बारे में कहते हैं कि 4% वोटर बढ़ा, तो महाराष्ट्र की एक लोकसभा है धुले, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा में सारी 5 जीती, कुल जीत थी 1,90,000, और एक ही विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन को कितना वोट मिला? 1,94,000, और उस विधानसभा का नाम है मालेगांव सेंट्रल।
ये वही मालेगांव जिसकी पिछले दिनों में आपने बहुत चर्चा सुनी होगी। एक विधानसभा में 1,94,000 और कांग्रेस और राहुल गांधी जी जवाब दें, उस मालेगांव में 43% नए वोटर बने, 43.5% न्यू वोटर्स। क्या इन बातों की जांच नहीं होनी चाहिए? या हम सीधी बात कहें कि जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चोरी की बात नहीं है, जो एक पुराना स्लोगन है, चोर मचाए शोर। वास्तविक अर्थों में आज विदेशी भारत विरोधी शक्तियों के साथ हॉबनॉबिंग के शक के दायरे में तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पहले से ही थे। विदेश में जाकर भारत विरोधी एनजीओज और भारत विरोधी नेताओं से मिलने के प्रमाण तो राहुल गांधी जी के पहले से ही थे। 6 मार्च 2023 को सीधे विदेश के भारत में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए आप पहले देखे जा चुके हैं। अब विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का यह प्रयास इंडी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। देश को बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक बिंदु मैं और कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी लगातार, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि मैं मानता हूं राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और ये कुछ ऐसी शक्तियों के हाथ के हथियार हैं जो शायद राहुल गांधी खुद भी समझ पाते हैं, नहीं मुझे आइडिया नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बताइए आप कितनी बार जनता की नजर में असत्य बोलते हुए या झूठ बोलते हुए पाए जाएंगे। जब बयान आया था कि भारत के, मैं अभी से शुरू करता हूं और आपको केवल कुछ उदाहरण देता हूं, देश की जनता अपने आप इस पर निर्णय ले। अभी भारत के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने 6 विमान गिराए थे। ये क्या बोले थे कि भारत के कितने विमान गिरे? आज साबित हो गया एयरफोर्स चीफ के बाद, यह इस मामले में झूठे साबित हुए। पॉइंट नंबर 2, भारत के साथ अमेरिका की जो डील हुई, इन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सही है, तो इसका मतलब वो सो कॉल्ड युद्ध विराम, जो युद्ध विराम कभी नहीं था, वो किस लिए हुआ था? क्योंकि ट्रेड डील हुई थी। अब तो साबित हो गया कि डील नहीं हुई थी यहां पे पुनः। और ये भ्रम, असत्य और झूठ की इतनी लंबी श्रृंखला है। मैं लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि अगर जनता को थोड़ी सी विस्मृत हो गई हो तो वो इनका कैरेक्टर देख लें। इन्होंने राफाल को लेकर झूठ बोला था, राफाल को लेकर हुए नारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे झूठ बोला, वो साबित हुआ। इन्होंने कहा था LIC बर्बाद हो गया, LIC को पिछले साल 44,000 करोड़ का फायदा हुआ है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक बर्बाद हो गया, याद करिए 77,000 करोड़ का फायदा है। इन्होंने कहा था HAL बर्बाद हो गया, HAL को 8,000 करोड़ का फायदा हुआ है और 81,000 करोड़ के उनके पाइपलाइन में, विच इज एन ऑल टाइम हाई। यानी जिस के लिए आपने कहा कि ये बर्बाद हो गया है वो सब ऑल टाइम हाई है। अब उसके बाद अगर आप फिर भी ना समझना चाहें तो जिस इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कहने में हिचक नहीं रहे हैं वो आपकी मेंटल स्टेट को दर्शाता है। और भारत के बारे में जो इन्होंने सेना के बारे में कहा, एयरफोर्स के बारे में कहा, आर्मी के बारे में कहा, HAL के बारे में कहा, LIC के बारे में कहा, SBI के बारे में कहा और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो कुछ कहा वह निरंतर असत्य और झूठ साबित हुआ। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, एक दौर था जब इस देश में महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज हम देख रहे हैं उन्हीं के एकमेव स्वयंभू उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले श्री राहुल गांधी जी का असत्य का भयानक रोग। मैं माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ भी एक किताब है जो माइकल एंडरसन की लिखी हुई है, मगर यहां पर अगर आप देखें तो दैट वाज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एंड दिस इज अ डिजास्टर्स एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ। वहां महात्मा गांधी थे जो सत्य के साथ प्रयोग था, यहां असत्य का भयानक रोग है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से कहना चाहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से आपके पास जो रास्ते हैं उसको आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। और भारत विरोधी भ्रामक दुष्प्रचार के द्वारा अगर भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो भारत की सजग जनता उसे कभी भी सफल नहीं होने देगी। सर, कल कांग्रेस पार्टी मार्च भी करने जा रही है इसके मामले को लेकर,
मुझे लगता है कि उन्हें पहले 1 सितंबर तक उनके पास वक्त है, तो उन्हें आवेदन देने चाहिए। मैंने उत्तर दे दिया है। उनके 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे हैं? अभी मार्च की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, 1 लाख बूथ थे महाराष्ट्र में, कितनी कंप्लेंट्स है? 89। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ 6 बजे के बाद वोटिंग हुई, ये हुआ, आज वो इसकी बात कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो एजेंट थे उन्होंने साइन क्यों किया था? आपके बस्ता लगाने वाले भी तो बूथ के बाहर बैठे होंगे, उनमें से किसी ने कंप्लेन की? उसमें बूथ के अंदर वीडियो नहीं बनाया जा सकता, सड़क पे तो फोटो खींची जा सकती है। कितने लोगों ने फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाली कि देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है 7 बजे के बाद, कितना वीडियो अवेलेबल। इसीलिए मैंने कहा, गांधी जी का सत्य के साथ प्रयोग, इनका असत्य का भयानक रोग। सर, आपने आईएएफ चीफ की बात करी, आईएएफ चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद कांग्रेस के बहुत से लीडर, चाहे वो इमरान मसूद हो, उदित राज हो, उनका कहना ये है कि वो टाइमिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 महीने बाद आपकी स्टेटमेंट आई है, क्या आईएएफ चीफ और ये पार्टी नैरेटिव चेंज करना चाह रही है? मुझे लगता है कि वो लोग जिनको भारत की हर शक्ति, भारत की हर सामर्थ्य, भारत के हर शौर्य में ग्लानि महसूस होती है, वही आज भारत को हर दृष्टि से कमजोर देखना चाहते हैं। मतलब मैं एक बात कहूं, जिन लोगों ने इतिहास में लिखा कि लुटेरे महान थे, वही आज कहते हैं, उनके ही भाषणों में आज पाकिस्तान के पक्ष के अरमान अधिक दिखाई पड़ते हैं। सर, कपिल सिब्बल ने जो बात की है नीति को लेकर के, कह रहे हैं कि वो लापता है और हैबियस कॉर्पस दाखिल करना होगा, उसका जवाब दें। देखिए, कपिल सिब्बल जी अनेक अवसरों के ऊपर किस किस प्रकार के बयान और किस किस प्रकार की चीजें बोलते रहे हैं, और उनके बारे में ही, पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में ही उन लोगों ने कितने अपमानजनक, असभ्य बर्ताव किए हैं। याद करिए, संसद भवन के गेट के ऊपर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री की जा रही है और सांसदों का समूह कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद अगर कोई आज ऐसी बात बोलता है, तो मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, कोई इसको कैवेट लगा के बोल रहा हूं, शब्दशः न लिया जाए, पर पंचतंत्र में रंगे सियार की कहानी सबने सुनी हुई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आपसे चलो भाई, जो टिकट करना हमें चले। तो भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं और झूठ और भ्रम फैलाने का काम वो करते हैं। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।